हेलो। आप देख रहे हैं जनचौक फेसबुक लाइव और हमारे साथ अभी मौजूद हैं वरिष्ठ किसान नेता शिवाजी राय। शिवाजी राय जी अध्यक्ष हैं किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के। लंबे समय से पश्चिमी यूपी में उन्होंने काम किया है किसान आंदोलन को लेकर, और लखनऊ में अभी तमाम नागरिक संगठन, मजदूर, किसान संगठनों ने एक अभी मोर्चा बनाया है जिसमें कि किसान आंदोलन को समर्थन करने की एक समिति बनाई है, उसके संयोजक भी हैं आप। तो हम जानना चाहेंगे शिवाजी राय जी, जिस तरह ये जो आंदोलन जिस तरह से किसानों का चल रहा है 3 बिलों के खिलाफ, आप उसे किस तरह से देखते हैं? ये जो मोदी जी ने देश की संसद में जिस तरह से 3 बिलों को पास किया और कानून बनाया, सच तो ये है कि मोदी जी से ये पहले से हम लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी इसे साजिश करेंगे, क्योंकि 2014 में ही मोदी जी को इसीलिए लाया गया था कि देश में श्रम कानून को और कृषि कानून को बदलना है। 2013 के उस कानून को हम लोग को याद करना चाहिए और समझना चाहिए कि जब तमाम किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के खिलाफ, तो सरकार को विवश होकर के, पूर्ववर्ती सरकार को, यूपीए सरकार को, राहुल गांधी को कहा जाए, तो उन लोगों ने इस बिल को बदल दिया, मतलब एक्ट को बदला, 1894 को संशोधित किया, जिसमें तमाम देश के पूंजीपति लोग थे और उद्योगपति, जो खास करके अंबानी और अडानी जैसे लोग थे, और टाटा को भी कहा जाएगा कि उन्होंने मोदी जी को विकास पुरुष कहा था जब उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन को नैनो के लिए दिया था। तो इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और लाखों हेक्टेयर जमीन, कम से कम 10 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों को उस कानून के तहत जो है किसानों से छीन करके कंपनियों को दिया गया था। आज आप देख रहे हैं कि अगर जो इस देश में बीज पैदा हो रहा है जो कंपनियों द्वारा, तो उसी कानून के तहत जो जमीन दी गई थी वो कारपोरेट फार्मिंग थी, और उस फार्मिंग के तहत, उसी फार्मिंग के तहत ये बीज पैदा करके जो किसानों के बीज को खत्म कर दिया गया है। तो कंपनियों की चिंता थी को कानून बदल गया, अधिग्रहण करके जो कानून दे दिया जाता था वो कानून संकट में पड़ गया, क्योंकि 2013 के बाद वो जमीन लेकर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि किसानों की सहमति जरूरी है। फिर सर्किल रेट के चौगुना देना पड़ेगा उनको, लैंडलेस नहीं हो सकता किसान, उसको जमीन देनी पड़ेगी, क्योंकि कानून है कि देश में कोई किसान, कोई आदमी लैंडलेस ना रहे। तो ये चिंता कंपनियों को थी, और इसीलिए मोदी जी को लाया था उन्होंने। मोदी जी को रेस का घोड़ा बनाया कि मोदी जी ऐसे हैं जो गुजराती हैं, और गुजराती कंपनियों जो के लोग थे, जो आप इसका जो ग्रैंड मास्टर है वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जयन भगवती। इसको सर्च करना चाहिए, समझना चाहिए इसको कैसे इनको लाया गया। तो ये बातें थी, हम लोग इस बात को समझ रहे थे कि ये जो कानून जो है ये इसी के इर्द गिर्द पूरे देश की पॉलिटिक्स चलेगी, क्योंकि जमीन का सवाल बड़ा सवाल है, और किसानों का मालिकाना हक जमीन पर हो, किसानों की सहमति से कंपनियों को जमीन लेना पड़े, ये कंपनियों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंपनियों के निगाह में किसान फर्टीचर होता है, ये उनके दिमाग में है, इसलिए बर्दाश्त नहीं था। तो मोदी को ला करके श्रम कानून और जमीन का कानून बदलना था, जो ये कृषि कानून बदलना था, ये पहले से प्रायोजित था, ये आशंका थी। इसके हम लोग कई बार इस पर आशंका जाहिर कर चुके थे कि मोदी जी ये काम करेंगे। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव, यूपी के चुनाव जो हो गया, तो तमाम दुनिया के विद्वानों ने बात शंका जताई कि अब तो कृषि बिल और श्रम कानून पास हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत होने जा रहा है मोदी जी का। संयोग से राज्यसभा में बहुमत नहीं हुआ, इंतजार कर रहे थे कि 2019 का चुनाव हो जाए तो बहुमत आ जाए। 19 का चुनाव जिस तरह से जीता, तमाम शंकाएं हैं कि कैसे ईवीएम को हाइक किया गया, चुनाव आयोग को कैसे कब्जे में लिया गया, और उसके पहले आपने देखा होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो था, कैसे वो जो है सख्ते में आ गया था जब सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आया था, वो प्रायोजित मामला था, और दबाव में लेकर के तमाम जो कानून थे उसके पीछे क्या क्या हुआ, ये सब लोग जानते हैं। तो हम लोग ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से ये समझ रहे थे कि असली खिलाड़ी का जो खेल है वो बाकी है, और वो बाकी जो खेल है कोरोना काल में इसको कर मोदी जी ने जो श्रम कानून को बदला, हायर एंड फायर का, 300 से कम मजदूर जहां पर काम करते हैं, या मजदूरों को निकालना हो तो देश को, सरकार को नहीं बताना है या उसको नोटिस नहीं करना है, ये कानून बना दिया उन्होंने। ये भी बिल पास किया। तो इसको 26 तारीख को इस बार पूरे देश में मजदूरों ने प्रदर्शन किया, और 27 को किसानों का प्रदर्शन था, जो ये बिल पास किया। ये 3 बिल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है।
इसमें अगर जो एक बिल भी खत्म होता है तो अडानी और अंबानी का जी। जो हित है वो साधन नहीं हो सकता है। जी। और इसकी हम पूरी व्याख्या करने में आप समय दे दें तो जी। कि पहला कानून जो है जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहे हैं, हम उसे कारपोरेट फार्मिंग कह रहे हैं, जिसको 2003 में अटल जी ने स्वीकार किया था। इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ये जो है कारपोरेट फार्मिंग और स्पेशल डेवलपमेंट जोन। जी। अब कारपोरेट फार्मिंग पर बात करते हैं। जब वो सीधे अधिग्रहण करके जमीन देने की स्थिति में नहीं रहे तो उन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम दे दिया, लेकिन है वो कारपोरेट फार्मिंग की कंपनियां खेती करेंगी या खेती कराएंगी जो जिस स्थिति में है। 15 साल का एग्रीमेंट होगा। 15 साल के एग्रीमेंट में जब किसान बच जाएगा, 35 साल के एग्रीमेंट में किसान बच जाएगा तो कैसे मुक्त होगा उन कंपनियों से, यह समझना बहुत टेढ़ा काम है। यह समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जमीन मिलें लगी हैं वो सारी जमीनें उसमें जो गई थी करने की मिले वो जो है वो पट्टे पर थी जमीन, और वो मिलें 3 हाथों में बिक गई। पहले कंपनी के हाथ में बिकी, कंपनी के बाद सरकारी हाथ में आया, सरकारी बाद फिर कंपनी के हाथ में चला गया और किसान जमीन का मालिक गायब। तो 3 पीढ़ियों में वो गायब हो गया। उसकी स्थिति क्या बनेगी ये तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट जो कानून है कि कृषि उत्पाद को धान, बाजरा, गेहूं, ज्वार, चना, दाल, इन सबको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर कर दिया गया। मैंने अब वो आवश्यक वस्तु नहीं रह गया। तो जब आवश्यक वस्तु नहीं रह गया तो सरकार उसका जिम्मा नहीं लेगी। और इसलिए बार बार किसान जो कह रहा है कि एमएसपी खत्म हो गया, तो मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं किया। उसमें लिखा नहीं है कि एमएसपी खत्म कर दिया, जारी रहेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब हमारा सामान एसेंशियल नहीं है, माने वो आवश्यक नहीं है, तो जब आवश्यक था तो आप खुद क्रय केंद्र के खोलते थे, उसको खरीदारी कराते थे, और उसी के आधार पर देश में फूड सिक्योरिटी बिल जो पास हुआ था और उसके तहत जो गरीबों को अनाज मिलता है उसकी गारंटी आप खत्म कर देते हैं जब उसे एसेंशियल गुड से बाहर कर देते हैं। माने तमाम चीजों की तरह से अनाज भी हो गया। और इसलिए किया गया कि जब एसेंशियल गुड्स रहेगा तो कोई आदमी भंडारण नहीं कर सकता इसका बहुत ज्यादा, उसको जमाखोरी कहा जाता है। और जमाखोरी का कानून है, निर्धारित है कि इससे ज्यादा आप अनाज नहीं रख सकते अपने पास। दलहन तिलहन ये जीवन उपयोगी वस्तु है, ये इसके बिना कोई नहीं रह सकता है। और 137 करोड़ की आबादी जो देश की है, उनको, इन गरीब लोगों को इसी किसान की मेहनत से उनको अनाज खाना है और उन्हीं को जीना है। तो इसलिए ये सारी चीजें एसेंशियल गुड्स में था। आपने बाहर किया, इसका मतलब साफ है कि आप जिम्मा छोड़ा के भागना चाहते हैं। और मैं उदाहरण दे देता हूं, 1949 का जो कानून है भारत में, वो हमारे यहाँ केन परचेज एवं सप्लाई एक्ट है गन्ने का, जिसको तय है कि 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होगा तो ब्याज समेत भुगतान करना पड़ेगा। आज तक इन्होंने 1 पैसा ब्याज नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया इन लोगों ने। हजारों करोड़ बकाया रहता है, गन्ना 3-3 साल पैसे नहीं मिलता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, किसान जो है उनसे जो है कंपनी से एग्रीमेंट करेगा, बड़े उद्योगपति से एग्रीमेंट करेगा, अपना अनाज देगा। हमने गन्ना दिया, पैसा नहीं मिला लोगों को, और जिस दिन बिल पास किया उसी दिन जो अनाज का दाम जो 2000 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा था वो 1300-1400 में गांव में बिकने लगा। तो इनका एक आर्गुमेंट ये भी है कि जैसे सरकार पैसा नहीं दे पाती है, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो हम प्राइवेट आदमी लोगों को ले आएंगे इसमें बीच में, तो वो पैसा किसानों को टाइम पर मिल जाएगा। जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हमने 60,000 जो क्विंटल चीनी वहां निर्यात करने का आदेश दे दिया है, तो उसका पैसा सब्सिडी का जो हम देंगे 3,500 करोड़ वो किसान के खाते में जाएगा। तो मैं एक बात और कह देता हूं उसके साथ कि इन्होंने कहा कि अकूत भंडारण कोई भी कम लोग कर सकते हैं राज। तो अकूत भंडारण करने में जमाखोरी खत्म कर दिया तो अनाज किसके कब्जे में जाएगा? वो तो कंपनी कब्जे में, कोई भी स्टॉक कर लेगा। जब ये जो है गन्ने चीनी का दाम गिराने के लिए ये ब्राजील से चीनी मंगा लेते हैं और गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने। गन्ने की एमएसपी कितना मिली सब लोग जानते हैं, और गन्ने का भुगतान करते हैं सब। तो हम तो कंपनी को ही तो गन्ना देते हैं ना। तो जब कंपनी को ही गन्ना देते हैं हमें भुगतान नहीं मिलता, तो गन्ना भी तो किसान ही पैदा करता है। और गन्ने का दाम तो हम देख रहे हैं 300 साल से तो हमको 40 साल नहीं मिलता, लेकिन सरकारी मिलें चलती थी तो गन्ने का दाम मिल जाया करता था। वो एक था कि प्रेशर था कि हम गन्ना सरकारी मिल को बेच देंगे। अब सरकार तो अनाज खरीदेगी नहीं, सरकार अनाज नहीं खरीदेगी क्योंकि एसेंशियल गुड्स अब है नहीं। असली चीजें है कि एसेंशियल गुड्स से बाहर कर दिया। तो अब ये जो है सरकार कैसे दबाव बना लेगी, दे देंगे ही नहीं। तयशुदा मामला है कि अनुभव है गन्ने का, सबको अनुभव इस बात का है। और जब भंडारण कर लेंगे तो अनाज उनके पास होगा तो बाजार नियंत्रण में उनके चला जाएगा। स्पष्ट बात है।
और जब अनाज उनके पास चला जाएगा तो कैसे हो सकता है कि बाजार का रेट में उनके हमारे हाथ में रहेगा। जी। अब देखिए जितने लो एसेंशियल गुड से जो चीजें बाहर है, पेट्रोलियम का रेट कौन तय करता है? अंबानी तय करते हैं। जी। पहले जो है पेट्रोलियम जो है भारत सरकार के कब्जे में था। इंडियन ऑयल और भारत और तमाम कंपनियां जो सरकार की थी वो बेचती थी या वो ले आती थी। तो संसद में एक बार साल में रेट तय होता था पेट्रोलियम का। और पेट्रोलियम का रेट तो रोज बढ़ रहा है। अंबानी का कहना है कि भाई जिस बाजार में आप बैठते हैं उसी बाजार में मैं भी बैठता हूँ। पानी लेंगे आप? नहीं, तो हम जो है हम ही रेट तय करेंगे, आप कौन होते तय करने वाले? तो पेट्रोलियम का रेट कहाँ सरकार तय कर पा रही है? जी। गैस का रेट कहाँ सरकार तय पाए? अभी 100 रुपए एक महीने के अंदर 100 रुपए गैस का दाम बढ़ गया। कहाँ सरकार तय कर पाए? पहले सरकार गैस का रेट तय करती थी क्योंकि सरकार बेचती थी। इंडियन ऑयल और जो है इंडियन और जो गैस था तो भारत और इंडियन ऑयल बेचते थे। अब गैस तो अंबानी के पास चला गया पूरा। अभी केजी मशीन का शुरू कर दिया गैस उन्होंने, तो सब उनके कब्जे में चला गया। अब गैस का रेट कौन तय करता है? क्या सरकार तय करती है? जब सरकार नहीं तय करती है, उन्होंने इसको एसेंशियल नहीं माना, उससे बाहर कर दिया, तो ये कंपनियां रेट तय करने लगी। तो जिस तरह से पेट्रोलियम रेट का रेट कंपनी तय करती है, लोहा लकड़ का दाम कंपनी तय करती है, तो कैसे हम भरोसा कर लेंगे कि जब एसेंशियल कमोडिटी से बाहर हो गया अनाज तो ये रेट तय करेंगे? जी। ये तो संभव ही नहीं है। वो रेट तय करेंगे जब उनके गोदाम में चला जाएगा तो महंगा बेचेंगे, हमारे घर में रहेगा तो सस्ता खरीदेंगे। जी। भाई सरकार से गैस तो सस्ता लेते हैं। जी। कितने % टैक्स है उस पर? कितना मुनाफा लेते हैं? तो अगर जो निश्चित रूप से गैस का मुनाफा हटा दिया जाए तो गैस तो 30 रुपया पेट्रोल तो 30 रुपया लीटर बिकेगा। जी। कितना महंगा गैस पेट्रोल है। जी। लेकिन वो अंबानी के मुनाफे को मोदी के बस की बात नहीं रोक लेना, ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए तीनों कानून जो पास किया है वो अडानी अंबानी के लिए पास किया है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा फूड प्रोसेसिंग इनके हाथ में चला गया। जी। अब जो है बिग बाजार खरीद लिया इन्होंने। जी। इन्होंने कहा अंबानी ने कि 3 करोड़ हम रिटेल शॉप खोलेंगे। जी। जियो से कनेक्ट होगा। स्टेट बैंक कर्जा देगा, सरकार कर्जा देगी, शॉप उनका चलेगा, जियो से कनेक्ट होगा। तो जितना फूड प्रोसेसिंग उनके हाथ में है तो सस्ता अनाज लूटेंगे और महंगा बेचेंगे। 2 रुपया किलो आलू खरीदते हैं और सीजन में और बाजार गिरा देते हैं और चिप्स जो है 600 रुपया किलो बेचते हैं। तो उसमें किसानों को क्या मिलता है? तो ये फूड प्रोसेसिंग भी इनके हाथ में चला गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ऐसे ही अतरंदम जो है बहुत मोह है कि नहीं हम अनाज खरीद करके जनता का हित करेंगे। उनको पूरी फूड प्रोसेसिंग उनके हाथ में है। इसलिए अनाज जो है लूट कर गोदाम में भर लेना है। बड़े बड़े बेयरिंग हाउस इनके पास है। और एक बड़ी घटना है कि भारत सरकार ने कहा कि एफसीआई के ऊपर 90,000 करोड़ कर्जा है। जी। तो दिवालिया हो गई एफसीआई। जी। तो दिवालिया किसने किया? दिवालिया। और एफसीआई का कहना है कि भारत सरकार के ऊपर एफसीआई का बकाया है वो 95,000 करोड़ रुपया है। जी। तो दिवालिया किसने किया उसको? उसको भारत सरकार ने दिवालिया किया। जी। तो जानबूझ करके दिवालिया करना है उसको। जी। ताकि जिसे बीएसएनएल को दिवालिया किया। बीएसएनएल का 1,82,000 करोड़ रुपया बकाया है जो एसेट्स किराया पर दिया था मोदी ने बीएसएनएल का। 3G का लाइसेंस नहीं दिया था, 4G का लाइसेंस नहीं दिया। अंबानी को 3G का, 5G का, 4G का लाइसेंस दिया और पूरा एसेट्स उन्होंने जियो को दे दिया और उनका जो देश का सबसे धनी आदमी बन गए। दुनिया के 5वें नंबर के अमीर हो गए। तो दुनिया के 5वें अमीर बनाने में ये मोदी जी का हाथ है। कोरोना में सबसे ज्यादा कैपिटल किसका बढ़ा? तो अंबानी का बढ़ा। सबसे ज्यादा कैपिटल किसका बढ़ा? तो बाबा रामदेव का बढ़ा। सबसे बड़ा कैपिटल बढ़ा तो अडानी का बढ़ा। सारी कंपनियां घाटे में गई और करोड़ों जो है छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई जिसमें 4 से 10 मजदूर काम करते थे। आपने देखा होगा उसी कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद इसी दिल्ली से कितने पूर्वांचल के और बिहार के और गुवाहाटी के मजदूर और बंगाल के मजदूर पैदल भाग करके गए। 2-2 हजार बंबई से सूरत से गए। उनकी क्या स्थिति हुई? लेकिन अंबानी का जो है मोदी ने कहा कि भाई ये आपदा में अवसर है। इस कोरोना काल में कानून पास किया। वो कह रहे भाई ये जो है कानून हमने जो बनाया है ये कानून जनता के हित में है, किसानों के हित में है। तो मैं पूछ रहा हूं मोदी जी से कि ये कानून आपने किसानों के हित में बनाया तो किसान क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं कि मेरे हित में है? अच्छा, यहाँ पर एक ये जो इनके बिहार के कृषि मंत्री हैं अभी इन्होंने बयान दिया है कि ये थोड़े बहुत लोग बहकाए गए लोग और आतंकवादी टाइप के लोग जाके बैठ गए हैं वहां पर। हमारे देश में 5 लाख जो है वो गांव हैं, वहां से कौन आ रहा है? बिहार से बताइए कौन आ रहा है? तो इस पे आपका क्या कहना है? सच तो ये है कि इन्होंने ट्रेन बंद कर दिया है। जी। अब नरेंद्र तोमर को जो कृषि मंत्री है तो हवाई जहाज से उड़ते हैं। जी। इनको सरकारी खर्चे चलते हैं। जी।
पटना से जो गरीब आदमी चलेगा बस से, उसका 1000 रुपया किराया लगेगा। अभी पैदल भाग कर गया है वो, अभी पैदल भाग कर गया है, बस का किराया देने को उसके पास नहीं था, वो गाड़ी से नहीं जा पाया। ट्रेन उन्होंने बंद कर दिया। तो पटना में चल कर देखें कि आंदोलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लखनऊ में चल के देखें आंदोलन, हम यहाँ कर देवरिया का रहने वाले हैं, चल के देखें चौराहे चौराहे मोदी का पुतला फूका गया, चौराहे चौराहों पर, और शहर में पुतला फूका गया, चौराहे पुतला फूका, गांव गांव के चौराहे फूका गया। ये कह रहे हैं कि 5 लाख गांव के किसान, 7 लाख गांव, झूठ बोला, 7 लाख गांव देश में है जी, और 7 लाख गांवों के लोग गांव में पुतला फूक रहे हैं इनका, मोदी का और अडानी अंबानी का। तोमर जी को क्या करना है, मरे मोदी और मरे अंबानी अडानी, इनको तो कृषि मंत्री तनख्वाह मिल रहा है और इनको मौज से घूम रहे हैं, कैबिनेट मंत्री है। मोदी ने पूछा भी नहीं होगा इनसे कि कानून पास किया जाए ना किया जाए, कैबिनेट के सदस्य से नहीं पूछा होगा, कैबिनेट के लोगों ने कानून नहीं बनाया होगा। ये कानून ही अंबानी अडानी ने पहले से बना कर रखा है, मोदी जी को दस्तखत करना था, पास कराना था। सांसद उनके गुलाम है, बैठे हुए हैं, एमएलए उनके गुलाम है, मुख्यमंत्री उनके गुलाम है। कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराया, बिहार में कैसे चुनाव जीते पूरी दुनिया देखा है। चुनाव आयोग ने कब्जा कर लिया, कोई खरीद लिया है। जो अरोड़ा है ये चुनाव आयोग, आयुक्त जो मुख्य चुनाव आयुक्त, वो 19 के चुनाव में कितना नोटिस में लिया, और सुप्रीम कोर्ट का हाल सब जानते हैं जी। इसमें कोई दो राय तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिया, कहाँ गया रफल की फाइल जी, जो फैसले दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, ये जो कृषि कानून बनाए हैं सुधार के, इसके आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे कि किसान नेता कह रहे हैं कि संवैधानिक रूप से ही गलत है, ये कानून नहीं बनाए जाने चाहिए, इनको अधिकार नहीं है सरकार को। ये कानून फेडरल बॉडी या फेडरल ढांचे पर, देश के लोकतंत्र पर, देश के संघीय ढांचे पर, देश के संविधान पर हमला जी। ये उत्पादन का कानून और खेती का कानून तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है जी। हम अनाज बोएंगे, धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे, तो सरकार तय करती, यूपी सरकार तय करेगी, बिहार सरकार तय करेगी, पंजाब हरियाणा सरकार तय करेगी। इनका हस्तक्षेप फेडरल बॉडी में है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में गए, इन्होंने चालाकी से किस कारण को भेज दिया कि जाओ भाई देखो लड़ो है। इनके पास ये काली नाग है, 10 मुंह इनके पास है, कोई ना कोई मोर्चा खोल लेते, कभी आरएसएस का मोर्चा खोलते हैं, कभी इनका किसान मोर्चा, उसको बुला के बैठ के बतिया लेते, किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं किसान नेताओं से बात कर रहे हैं। इनके किसान मोर्चा करो भेष बदल बदल के, किसान संगठन से कहे 20 संगठन हमारे हैं, कभी इनका दुर्गा वाहिनी चली आती है, कभी इनका बजरंग दल चला आता है, कभी हिंदुत्व वाहिनी चली आती है, कभी स्वदेशी जागरण मंच चला के चाइना का पुतला फुकवाते हैं और चाइना से व्यापार अपने करते रहते हैं। ये बताइए, 8 तारीख को नोटबंदी हुई, 8 नवंबर को नोटबंदी 8 नवंबर को हुई। आप देख सकते हैं कि 8 नवंबर को मोदी जी पेटीएम का प्रचार कर रहे हैं 2012 में, 2016 में। नोटबंदी से पहले पेटीएम का प्रचार आ गया, चाइना से अंबानी का पेटीएम का सौदा तय हो गया। 8 तारीख को नोटबंदी हो गई, 8 तारीख को मोदी का पेटीएम करो प्रचार आ गया, सभी विज्ञापन आप देख सकते हैं, सभी अखबारों में फ्रंट पेज में विज्ञापन आया। ये पहले से नीति तय कर लेते हैं किसको माल देना है, और उसके लिए कानून बनाकर वो प्रोजेक्ट भेज देते हैं, प्रस्ताव भेज देते हैं, इन्हों पार्लियामेंट में दस्तखत करवा लेना है। इनका कुछ करना नहीं है, इनके सांसद बोल नहीं सकते, इनके एमएलए बोल नहीं सकते। जो बोलेगा उसके ऊपर ईडी का छापा, जो बोलेगा उसके ऊपर सीबीआई का छापा, जो बोलेगा उसको आईबी का छापा, उसके एनआईए लगा देंगे। और इन्होंने कहा कि इसमें खालिस्तानी आ गए हैं, पाकिस्तानी आ गए हैं, कभी कहेंगे अरबन नक्सल आ गए, कभी कहेंगे माओवादी आ गए, कभी कहेंगे उग्रवादी। अरे अजीब हाल है, आप किसानों को जो कहेंगे उग्रवादी हैं, इसके पहले जब आप वोट मांग रहे थे तो क्या कह रहे थे, किसान अन्नदाता है, ये देश को खिलाता है, हम उनका हाथ जोड़ते हैं। अरे तो अन्नदाता का खिलाफ कानून बनाओगे और कहोगे तो उग्रवादी हैं। तो किसान तय कर लिया है कि हम बैठे हुए हैं, तुम उग्रवादी कहो या आतंकवादी कहो। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आंदोलन है, गांव गांव 7 लाख गांव में आंदोलन है। और मोदी जी को ना भरोसा हो तो अपने मंत्री को भेजे नरेंद्र तोमर को, मैं चल के दिखाऊं गांव गांव में आंदोलन है कि नहीं है। बिहार यूपी में ट्रेनें बंद कर दिया, लोग नहीं आ रहे हैं लद लद करके। जो बिहार में गरीब मजदूर गए वो मुंबई नहीं ट्रेन से जा पा रहे हैं, आपने ट्रेन चलाई नहीं, ट्रेन बेचने की योजना बना दी, अपने स्टेशन बेच दी, अपने रेल बेच दिया, अपने एयरपोर्ट उसी कोरोना में बेच दिया। अरे आप बेच रहे लोग देख नहीं रहे हैं क्या? लोगों की आंखें खुल चुकी है। और किसान जो है, अब वो जो घुटने तक धोती पहन के खेत में फावड़ा लेकर हंसुआ काम कर रहा था, अब वो किसान नहीं है। जब देश विकास किया है तो ये मीडिया, ये जो सोशल मीडिया, ये अखबार और दुनिया के बारे में जानने का किसानों को हक मिल गया। उस दिन देश आजाद हुआ, मोदी को हक मिला, लेकिन किसानों को हक मिल गया पहले। किसान समझ गया, किसानों के बच्चे डॉक्टर हैं, किसानों के बच्चे इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, किसानों के बच्चे जो है तमाम देशों विदेशों में घूम रहे हैं। तो किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई से देश को खिलाया, तो अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाया।
वो बच्चे आके बैठे हुए हैं आंदोलन में, चल के देख ले, मोदी जी को पता नहीं हो तो। जी। क्योंकि मोदी जी तो अभी अंबानी के नाती खिला रहे हैं ना जाकर जी। के, अंबानी का पोता खिला रहे हैं। किसानों को देखने की फुर्सत कहाँ है? अच्छा, किसानों को बच्चे देखने की फुर्सत कहाँ ये है? आपको क्या लगता है कि जो किसान यहाँ सिंगो बॉर्डर पे, यहाँ टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम उनके मेहमान हैं, हम दिल्ली आए हुए हैं और वो मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता और दिल्ली में भी वो गुरुद्वारे तो चले जाते हैं लेकिन वहां मिलने नहीं जाते हैं लोगों से। मैं क्यों आपको ऐसा याद कर रहे हैं? दिलाना चाहता हूँ, जी। 1857 में दिल्ली को अंग्रेजों की सेना ने घेरी थी। जी। अब बाद में एंट्री किया इसी जमुना ब्रिज से। जी। और लिखा है, उन्होंने मार्क्स ने कहा है कि बारिश हो गई होती तो अंग्रेज हार जाते और किसान जीत जाता। जी। लेकिन आज उल्टा है। जी। आज दिल्ली को किसानों ने घेरा है जी। चारों तरफ से। जी। और बारिश का मामला नहीं अब रह गया है। अब जो है किसान जीतेगा जी। और मोदी जी हारेंगे। जी। और दुनिया के शासकों का इतिहास है कि वो देश बेच के भागे हैं, किसान कभी देश बेच के भागा नहीं है। पर मोदी जी जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, आपको क्या और, लगता है? और 200 देश के तमाम ऐसे फ्रॉड को मोदी जी ने विदेश भगा दिया। जो नीरव मोदी इनका रिश्तेदार है, मेहुल चोकसी इनका रिश्तेदार है, उसका भाई जो है अभी कल आया था मेरी न्यूयॉर्क में, वहां फ्रॉड किया है बैंक के साथ। तो मोदी के साथ फ्रॉडों का जो है पूरा जो ग्रुप है। लेकिन ये किसान फ्रॉड नहीं है। किसान जो कहता है वो करता है, क्योंकि जाड़ा गर्मी बरसात सब सहता है। इसलिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मोदी जी गुरुद्वारा जाकर मत्था टेक ले, उनको मत्था टेकना नहीं आता है जी। और इसीलिए जो है गुरुद्वारा में इनका वो लाल कारपेट हटा लिया। जी। क्योंकि मोदी जी ने कहा था 2014 में 3 बात कही थी। पहली बात कही थी सिंगल विंडो सिस्टम, और दूसरी बात कही थी नो रेड टेप ओनली रेड कारपेट। तो मोदी ने कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाया, तो गुरुद्वारा में रेड कारपेट इनको नहीं मिलेगा। जी। इनको मंदिर में रेड कारपेट नहीं मिलेगा, इनको किसानों घर में रेड कारपेट नहीं मिलेगा। इसलिए कि इन्होंने कंपनियों के लिए देश के कोने कोने में रेड कारपेट बिछाने की प्लानिंग बनाई है ये बिल जो है। और इसलिए कंपनियों के लिए जब कानून बनाएंगे, और मैंने कहा था, मैंने 2020 में अप्रैल में जब कोरोना इन्होंने लॉकडाउन किया, तो मैंने कहा ये महामारी और महायुद्ध दुनिया को बदल देता है। जी। और ये भारत बदलने जा रहा है। ये किसान आंदोलन खड़ा हुआ है जो ये ऐतिहासिक आंदोलन है। आजादी में कहीं हो सकता है कि ऐसे आंदोलन हुए हों, लेकिन आजादी के बाद इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ था जो आज आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन पूरे देश के कोने कोने में है। इसलिए मोदी जी का जो 3 फरमान कि ओनली रेड कारपेट, नो रेड टेप, और जो है दूसरा सिंगल विंडो सिस्टम और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये तनाशाह जो मोदी हैं, इन्होंने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अकेले मोदी गवर्नमेंट है। कोई कैबिनेट उनके पास नहीं है, कोई एमपी उनके पास नहीं है, संसद को बंद कर दिया डर के मारे इन किसानों के। ये डिक्टेटर है मोदी। ये सिंगल विंडो सिस्टम और रेड कारपेट और नो रेड टेप का मामला है, और ये जो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का मामला है। ये तानाशाही में संसद बंद कर दिया है। हिम्मत नहीं पड़ी संसद चलाने की, और संसद में घुसे तो कैसे किया था, आप नकल देख लीजिए इनका। जिस तरह से गुरुद्वारा में मत्था टेका, और यहाँ के हमारे पंजाब के किसानों को इन्होंने खालिस्तानी कहा, जो खालिस्तानी घुस आए हैं। और गुरुद्वारा में मत्था कैसे टेका इन्होंने, संसद में मत्था कैसे टेका था जब घुस रहे थे 2014 में, 26 मई 2014 को जब संसद में जा रहे थे तो कैसे मत्था टेका था, और संसद को बंद कर दिया इन्होंने। तो मोदी जी डिक्टेटर हैं, सिंगल विंडो सिस्टम के हिमायती, कि अगर इन्होंने आदेश पारित कर दिया तो देश के कोने कोने में अंबानी का प्लान लागू हो। ये इनका सिंगल विंडो सिस्टम था, वो जनता समझ नहीं सकी थी। तो आपको ये लग रहा है कि इन्होंने आपदा को अवसर कोरोना को अंबानी अडानी के लिए बनाया, लेकिन किसानों ने इसको खुद के देश के लिए बना दिया है? नहीं, ये आपदा को अवसर में बदल देंगे। देखिए, किसान इस आपदा ये को पूछ रहे थे, किसान पूछता नहीं है जी। इनको इसमें किसान पूछता नहीं है कुछ जी। यही पढ़े हुए हैं, सर्टिफिकेट तो इनके पास है नहीं जी। झूठ सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी पे दबाव बनाया जी। तो लिया कौन, स्मृति ईरानी दिलवा दिया सर्टिफिकेट इनको जी। स्मृति ईरानी को बधाई देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, इनको सर्टिफिकेट दिलवा दिया। स्मृति ईरानी का तो अपना ही खटाई में पड़ा है सर्टिफिकेट, उन्होंने इनको दिलवा दिया। इन्होंने उसमें मंत्री थी, मानव संसाधन मंत्री, यूनिवर्सिटी से दबाव बना के दिलवा दिया सर्टिफिकेट दे दो इनको भाई मोदी जी को। वो तालमेल उनका है। लेकिन किसान पढ़े लिखे हैं जी। और मैं बता दूं, किसानों के पास मालूम है एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या होती है। ये कह रहे हैं कि बहकाए गए लोग हैं, अफवाहों में आ रहे हैं किसान। मोदी जी तो अंबानी के बहकावे में है जी। और आत्मघाती कदम मोदी का है जी। मोदी अंबानी अंडानी के बहकावे में है, वो देश की नब्ज को नहीं जानते मोदी जी।
वो केवल हिंदू मुस्लिम जानते हैं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान जानते हैं। हिंदुस्तान के किसानों का, हिंदुस्तान के कल्चर का, भारतीय संस्कृति की नब्ज नहीं जानते हैं जी। इसलिए उन्होंने बयाना जो दिया किसानों से पंगा लेकर के, झगड़ा करके, ये मोदी ने आत्मघाती कदम उठाया है। और दुनिया का इतिहास है, जो कंपनियों के चक्कर में पड़ा है वो मरा है। चाहे हिटलर को ले लीजिए, कैसे युद्ध कराया कंपनियों ने। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि मोदी जी जो हैं देश के लोगों की नब्ज नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे धारा 370 उन्होंने हटाया, राम मंदिर बनवाया, उनको लगता है कि यही देश की नब्ज है और इसी पर वो अपना राज करते रहेंगे, आगे 50 साल तक करेंगे। 370 में कैद किया लोगों को जी। 370 में लोग कैद किया, लॉकडाउन में पूरे देश को कैद किया, तालाबंदी किया। वो समझते हैं कि इसके अलावा उन्हें तो कुछ करने की तालाबंदी जरूरत करके नहीं। चाहते, समझते थे कि हम कानून पास कर लेंगे, कुछ होगा नहीं देश में। जी। तो नब्ज नहीं समझे ना। 370 जो है वहां के लोग लड़ रहे हैं कश्मीर के, जी। और देश में कोई 370 अपवाद थोड़ा ना है। 370, 371 क, 371 ख, 371 ग, 372 क, ख, ग, ये सारे नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों के जो विशेषाधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, सिक्किम को विशेषाधिकार दिए गए हैं, उत्तरांचल में जो है ये जमीन नहीं लेने का कानून है, न देने का कानून है, हिमाचल में कुछ क्षेत्रों का कानून है, बंबई के कुछ हिस्से में जमीन आप नहीं खरीद सकते, एक कानून बना हुआ है देश में। तो 370 कोई अपवाद थोड़ा ना है। नहीं, ये समझते हैं कि 370 दे देंगे किसान नहीं, वो हिंदू मुस्लिम किसान को अपनी फसल का रेट नहीं चाहिए, 370 दे दो, राम मंदिर दे दो, वो बैठा रहेगा। वो हिंदू मुस्लिम के नाते 370 पर ज्यादा जोर दे रहे थे जी। और इसीलिए वो समझ गए कि कुछ भी करेंगे हिंदू मुस्लिम में चल जाएगा। जी। इस देश का किसान हिंदू मुस्लिम में नहीं बटा है। जी। इस देश का किसान जाति में नहीं बटा है। जी। इस देश का मजदूर जाति में नहीं बटा है। आज आप मोदी जाके देख ले वहां पर। मैं आज गया था वहीं पर टिकरी, मैं अभी बलिया, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, लखनऊ घूमते आ रहा हूँ, और मैं अभी आज गया था टिकरी बॉर्डर पर। जी। वहां छात्रों का झुंड, जी। नौजवानों के झुंड का झुंड, 70 साल के ऊपर के बूढ़ों की जमात, जी। वो जो 20 किलोमीटर में फैला हुआ है यहाँ से वहां तक अभी टिकरी में। तो उसके बाद अभी जो है सिंधु बॉर्डर पर, फिर शाहजहां बॉर्डर पर, फिर जो है यहाँ आपका जो है वो गाजीपुर बॉर्डर पर। दिल्ली चारों तरफ से घिर चुकी है। जी। अब बंबई से लोग चल दिए हैं, पूरब से लोग चल दिए हैं, चारों तरफ से लोग चल दिए हैं। तो और लोग जो है कह रहे हैं ये जो है, ये जो मेला है यहाँ पर लगा हुआ है, ये दिल्ली के चारों तरफ एक क्रांति मेला है। जी। ये किसान क्रांति करेंगे। जी। और किसान डरने वाले नहीं है। जी। हो सकता है कि मोदी खानदान में कोई क्रांति आजादी की लड़ाई में न गया हो, जी। क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के साथ थे। लेकिन पंजाब का किसान से लेकर पूरब का किसान तक चौरी चौरा में किसान आंदोलन हुआ, लोग शहीद हुए चौरी चौरा में, सैकड़ों लोगों को मुकदमा वहां सजाए हुए लोगों की चौरी चौरा में। हमारे यहाँ शहीद जो है रामचंद्र के मारे गए, वहां जो है शेरपुर में जो है 7 लोग उड़ा दिए, शूट कर दिए गए, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। मोदी के खानदान में कोई नहीं गया होगा। जी। और मोदी नहीं, मोदी के पूरे जो समूह है संघ के खानदान में जी। कोई आंदोलन में नहीं गया होगा, अंग्रेजों के साथ थे। इसलिए बूझ रहे हैं कि हिंदुस्तान का किसान ऐसे उलझुल है, कुछ बूझता नहीं है। वो उनका डीएनए समझता है किसान देश का, जी। कि आप लोग बेचने वालों के साथ खड़े हुए हमेशा से। जी। और मैं एक बता दूं आपको, सब्यसाची भट्टाचार्य ने जो किताब लिखी है उसको समझने की जरूरत है। जी। गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, पटेल को प्रणाम करता हूं, कुछ क्रांतिकारी लोग थे प्रणाम करता हूं, नहीं तो गुजरातियों का 400 सालों का इतिहास, 500-700 सालों का इतिहास है कि उन लोगों ने हमेशा से, गुजरातियों ने देश के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। जी। जब भी विदेशी आए हैं उस इलाके से तो उनकी मदद किया है। और मोदी भी उन विदेशी कंपनियों के साथ खड़े हैं। अडानी अंबानी के आड़ में विदेशी कंपनियां खड़ी है, वॉलमार्ट खड़ा है, अमेजॉन खड़ा है, फ्लिपकार्ट खड़ा है, ये सारी कंपनियां खड़ी हैं। मोदी जी ने वॉलमार्ट को खुदरा में क्यों दिया व्यापार? जी। वॉलमार्ट व्यापार करेगा यहाँ पर खुदरा में, तो यहाँ के खुदरा बाजार चलेगा? जी। नहीं चलेगा। तो मोदी जी ने किसी को छोड़ा नहीं है। जी। हमारे यहाँ गांव में कहावत, हम जिस गांव के रहने वाले हैं उन गांव में कहावत है कि वो डायन भी एक घर छोड़ देती है। जी। मोदी जी ने एक भी घर नहीं छोड़ा है। जी। किसान को नहीं छोड़ा, मजदूर को नहीं छोड़ा, छात्रों को नहीं छोड़ा। नई शिक्षा नीति से छात्रों को खत्म करने का इंतजाम, मजदूरों को नहीं छोड़ा। इन्होंने जो है महिलाओं के साथ देखिए हाथरस में जो घटना हुई, जी। जो कि किसी को जान नहीं दे रहे थे, जी। आज सीबीआई ने क्या आरोप लगाई है, चार्जशीट। जी। ये लोग कह रहे थे तो जो है भाई वो है, क्या नाम कहते हैं, ऑनर किलिंग है, इन्होंने न्याय तरह से नैरेटिव खड़ा कर दिया। जी। तो ये किसी के है नहीं। जी। इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। मोदी जी ने सबको जो है बारी बारी से धोखा दिया है। जीएसटी लगाकर गरीब को दुकान बंद कर दिया इन्होंने, नोटबंदी करके गरीबों की दुकान बंद कर दिया।
लॉकडाउन करके देश के गरीबों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। लाखों लोग भूखे मरे, पैदल चले सड़कों पर। और आज जो है उन्होंने लॉकडाउन में मजदूर के कानून पास किया, हायर एंड फायर का कानून, 300 से कम जो है मजदूरों को निकालने के लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं है, कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। और किसानों का कानून बिल पास करके, कृषि बिल पास करके, क्योंकि पहले से मोदी जी ने कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया था 2014 में आने से पहले, और एग्रीमेंट के साथ मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। इसको मैंने इसी कमरे पर, यहीं पर हमारे मित्र हैं, यहाँ पत्रकार हैं, नित्या गणन गायन को मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने कहा था 2014 में मोदी को रेस का घोड़ा बनाया गया है 2 कानून बदलने के लिए। वो कानून श्रम कानून और कृषि कानून बदलने के लिए। ये श्रम का घोड़ा, उनको जो रेस का घोड़ा बनाया कंपनियों ने, और उस काम को किए बिना मोदी जाने वाले नहीं है। इसीलिए 2019 को भी जितवाया गया था मोदी जी को। मोदी जी जीते नहीं थे, ईवीएम बदल करके, बेईमानी करा करके, चुनाव आयोग कब्जे में लेकर के, डरवा करके। अशोक लवासा के साथ क्या हुआ? तो जो भी मोदी की बात नहीं सुनेगा, सीबीआई जांच हो जाएगी, आईबी जांच करेगी, ईडी जांच करेगी, तो तमाम चीजें करेंगे। तो ये मोदी ने जो काम किया है, ये किसानों को चुनौती दिया है, मजदूरों और किसानों को देश में। तो आपको लगता है कि ये जो जिस तरह से किसानों ने पलटवार किया है, और वो भी हारने के लिए तैयार नहीं है? किसानों, सरकार को इस तरह की उम्मीद नहीं थी। किसानों ने मोदी की चुनौती को स्वीकार किया जी। मोदी कोई अस्मिता की चिंता नहीं है जी। मोदी तो व्यापार करने निकले हैं, तभी तो दुनिया में घूमकर कह रहे थे कि चलिए निवेश करिए मेरे यहाँ। 150 देशों का दौरा किया, चलिए मेरे यहाँ निवेश करिए। निवेश करते करते देश का किसानों की जमीन उन्होंने कंपनियों को देने के लिए एग्रीमेंट कर लिया। किसानों ने, मजदूरों ने, देश के लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहा है? किसान जो है देश की अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, देश के गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। ये बताइए, अभी जैसे ये यहाँ पर किसान, और एक सेकंड में कह दूं कि किसान जो है जब अनाज पैदा करता है तो अपने लिए नहीं पैदा करता है, नहीं तो अपने लिए पैदा कर लेता, खा के सो जाता आराम से, कहता हम किसी को अनाज नहीं पैदा करेंगे। लेकिन किसान ये जानता है कि मेरा कर्तव्य है, और हमेशा से किसान अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है कि देश में गरीब, चिड़ै चुरुंग, पशु, जीव जंतु हैं, और देश में तमाम लोग हैं जो 137 करोड़ आबादी है, सबको खिलाने का जिम्मेदार किसान। तो कुकुर भी लोग भी खिलाने का इंतजाम करता है जी। 4 कुकुर में दरवाजे पर रहते खिलाता है। मनुष्य के लिए अनाज पैदा किया उसने, तो जानता है मेरा जिम्मा है। और इस अनाज को बेच देंगे तो मनुष्य की स्थिति क्या होगी? मनुष्य की स्थिति जो देश में होगी, जो 1943 में अकाल पड़ा था, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, वहां राशन मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, और आज इन्होंने रोक दिया। 50 लाख लोग मरे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमर सेन की रिपोर्ट है, उसमें गरीबी और अकाल किताब उनकी लिखा हुआ है, बकायदा डिटेल लिखा हुआ है। महिलाओं की दशा क्या हुई? महिलाओं के कलकत्ता में जो है सबसे ज्यादा उसी समय से जो चकला घर खुल गए, महिलाओं को क्या क्या सुनना पड़ा। वो जो है एक किताब है, वो फिल्म बनी थी, सत्यजीत रे ने बनाया था फिल्म को, उसको देख लें कि महिला के साथ क्या हुआ। महिला ने जो है शरीर बेच करके जो दूध लेकर आई थी अपने बच्चे के लिए, उसकी सास कई दिन से भूखी थी, उस दूध को छीन कर पी गई। तो ये जो काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय मंत्री थे, और हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की सरकार थी, 50 लाख लोग मरे थे, गांव में भीख नहीं मिल रहा था, लोग शहर में भीख मांगने चले गए। मोदी जी यही इंतजाम कर दिए हैं कि हमारा सामान, हमारा उत्पाद जब एसेंशियल गुड्स के दायरे से बाहर हो जाएगा, एसेंशियल कमोडिटी से बाहर हो जाएगा, तो इस देश का गरीब अनाज नहीं पा सकता। विषम परिस्थिति में देश का गरीब खाने बिना मर जाएगा। और माल्थस का नियम मोदी जी पढ़े हैं, और अंबानी और रानी की अनाज जो है, मतलब जो उसका नियम है कि लोगों को भूखे कैसे मार दिया जाए, कैसे आबादी कम कर दिया जाए, उसका तरीका है कि ये सब चीजें नियंत्रित कर लिया जाए ताकि लोग भूखे मर जाएं, आबादी कम हो जाए, इनके ऊपर जिम्मा न रहे। ये माल्थस के हिमायती है मोदी, माल्थस के हिमायती अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं जो देश में चाहते हैं गरीब खाने भी ना मर जाए, आबादी कम हो जाए। अमेरिका कह ही रहा था पहले से कि भारत के लोग बड़े खदोड़ हैं, बहुत खाते हैं, तो सब इसीलिए मोदी को अच्छा नहीं लगा कि भारत के लोग खाते हैं, अब इनके अनाज पर नियंत्रण कर लो, ये कम खाएंगे, जल्दी मर जाएं, तो मोदी जी खुशहाल हो जाएंगे। क्योंकि मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। मोदी के तो भाई निश्चित रूप से इनकी कोई जनरेशन तो है नहीं की चिंता है, लेकिन जिनके पास बाल बच्चे हैं उनकी चिंता तो भाई बहुत ज्यादा है। इसलिए मोदी को चिंता इसकी नहीं करनी है, जिनके पास बाल बच्चे हैं उसको दूसरे के बाल बच्चे की चिंता होती है। जो किसान खेत में काम करता है वो कीड़ा भी नहीं मारना चाहता है, वो बचाना चाहता है उसको। और वो कैसे पशुओं का पालन करता है,
जी ये किसानों से सीखना चाहिए मोदी जी को। जी। फर्जी मोर खिलाने से, अब फर्जी जो है वो तोता खिलाने से काम नहीं चलता है, क्योंकि मोदी जी ने एक जौ नहीं पैदा किया होगा, एक अनाज नहीं पैदा किया होगा, एक दाना नहीं पैदा किया होगा देश में, इसलिए उनको किसानों का मर्म नहीं मालूम है। किसानों को मर्म अपना मालूम है और किसानों को देश का मर्म मालूम है। शासक तो देश बेच के भाग जाया करते हैं, ये दुनिया का इतिहास है। मोदी कल भाग जाएंगे, दूसरे देश में रहेंगे, लेकिन किसान कहाँ जाएगा? जी इसलिए किसान अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है और मोदी की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मोदी का जाना तय है। मोदी की सरकार नहीं 5 साल चलेगी जी। और किसानों ने तय कर लिया है। पर वो तो कह रहे हैं हम 50 साल का ले, अमित शाह तो बोलते हैं 50 साल तक का अपना आगे बना रहे हैं। ये तो गुमान हिटलर को भी था। जी यह गुमान हिटलर को भी था जी कि मैं आया हूं तब जाऊंगा नहीं। लेकिन हिटलर की जो दशा हुई ये सब जानते हैं। ये लोकतंत्र है, जनता को चुनौती लोकतंत्र कैसे दे सकते हैं कि हम 50 साल रहेंगे? जी ये तो डिक्टेटर दे सकता है। तो हिटलर भी ऐसे ही सोचता था मैं नहीं मरूंगा। तो कंपनियों ने हिटलर को चढ़ा दिया था। हिटलर की सरकार कंपनियों ने बनवाया था। और जो हिटलर ने सरकार बनवा दिया तो जब तक मर नहीं गया तो छोड़ा नहीं कंपनियों ने। जी तो ये सीधी सीधी बात है। कंपनी जिसके साथ खड़ी हो जाएगी देश दुनिया में, जी उसका तो भाई यही हश्र होता है जो हिटलर का हुआ था। वो युद्ध कराती है, वो हथियार बेचवाती है। इसलिए मोदी ज्यादा हथियारों का सौदा करते हैं। तो वो हथियार बेचवाती है, वो युद्ध कराती है कंपनियां, वो लूट कराती है, वो सारा चीज अपने कब्जे में लेना चाहती है। और दुनिया का नियम है कि दुनिया कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, जी समाज को नियंत्रित नहीं कर सकता कोई। जी और मोदी समाज को नियंत्रित करना चाहते हैं। जी इसलिए मोदी का हश्र अच्छा नहीं होगा। जल्दी उनकी सद्बुद्धि आ जाए, कंपनियों का साथ छोड़े। हमको इससे मतलब नहीं कौन प्रधानमंत्री रहेगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज मोदी जी ने कहा है कि देश इंतजार कर सकता है, समाज इंतजार कर सकता है, राजनीति इंतजार कर सकती है, लेकिन आर्थिक विकास इंतजार नहीं कर सकता है। इसका क्या मतलब है? मोदी जी को आर्थिक विकास मालूम है क्या? मैंने पूछा मोदी जी के तमाम दोस्त मित्र थे पुराने लोग, जी मैंने पूछा कि क्या इकोनॉमी अर्थनीति है, जी इकोनॉमिक पॉलिसी है। जी उन्होंने कहा कि देश के जब सरकार बनाएंगे तो अर्थशास्त्री लोग बुलाया जाएगा, जैसा कहेंगे वैसा चलेगा। तो देश का कौन अर्थशास्त्री की बात मोदी मान रहे हैं? रघुराम राजन की बात माने नहीं, अरविंद पगड़िया की बात माने नहीं, अरविंद सुब्रमण्यम की बात माने नहीं, रघुराम राजन की बात माने नहीं, मनमोहन सिंह की बात माने नहीं, वरुण कुमार की बात माने नहीं। तो देश के सारे अर्थशास्त्री अमर सेन की बात माने नहीं। अमर सेन को जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर से इस्तीफा देकर जाना पड़ा है। तो नोबेल प्राइज वाले हैं, अभिजीत बनर्जी की बात मानते नहीं, नोबेल प्राइज वाले हैं। मोदी जी के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अडानी अंबानी है, उनके कुछ रिश्तेदार हैं। तो कहीं ये संदेश तो नहीं दे रहे थे कि विकास नहीं रुक सकता है? तो मतलब ये बिल जो है आप कितना भी जोर लगा लीजिए ये नहीं पीछे हो सकते हैं। नहीं नहीं, विकास रुके ना रुके, मोदी जी को तो नहीं रुकना है। विकास तो अंबानी जी का विकास नहीं रुक सकता हाँ, है, ये बिल्कुल। कहना चाह रहे हो। और ये बिल आप कितने भी किसान शोर मचा लें हम बिन वापस नहीं लेंगे। ये हम जानते हैं कि विकास किसके लिए है, जी क्योंकि आंकड़े भी मैंने बताया आपको जी कि कोरोना काल में भी कैपिटल किसका बढ़ा सबसे ज्यादा? जी वो अंबानी का बढ़ा, अडानी का बढ़ा और बाबा रामदेव का बढ़ा। जी और 6 साल में सबसे ज्यादा कैपिटल किसका बढ़ा है? तीनों लोगों का बढ़ा है। तो इसलिए स्पष्ट बात है कि विकास तो उन लोगों का ही है। और मोदी जी मैं कह दिया कि विकास उन्हीं के विकास के लिए लाए गए 2014 में। जी इसको मैंने लिखा है। जी और ये इसी कमरे में जहां बैठे हुए हैं, इंटरव्यू में मैंने 2015 में कहा था कि मोदी जी 2014 में जो रेस के घोड़ा बनाए गए हैं कंपनियों के लिए, ये बिल उनको पास करना है, इसीलिए लाए गए हैं। और 2017 में तो तमाम विद्वानों ने कहा कि श्रम कानून और क्या नाम है कि कृषि कानून जो जब तक पास नहीं होगा राज्यसभा में तो पास कर लेंगे, मोदी का काम खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी का काम भी अडानी ने खत्म कर दिया, अंबानी ने खत्म कर दिया। अच्छा, आप एक मैं आखिरी सवाल एक पूछना चाहती हूँ कि आप सीनियर किसान लीडर हैं, अजीत सिंह के जमाने से आप देखते आए हैं आंदोलन और आपने हिस्सा लिया है और काफी लड़ाइयां आपने लड़ी हैं, तब से लेकर अब तक आज कैसे देखते हैं आप ये किसान आंदोलन को? कैसे देखते हैं और किसान की जो हालत है और उसकी स्थिति है उसको कैसे देखते हैं? आज मैं जो किसान आंदोलन देख रहा हूँ, क्योंकि 25 सालों से मैं किसान आंदोलन में हूँ, कंटिन्यू लगातार 24 घंटे। जी आज मैं जो किसान आंदोलन की हालत देख रहा हूँ, ये आंदोलन बदलाव के रास्ते पर है। जी और जिस तरह से महामारी चीजों को बदल देती है, जी युद्ध चीजों को बदल देता है, आज का यह किसान आंदोलन ये देश को बदल देगा। जी ये बदलाव के रास्ते पर किसान आंदोलन है। जी फिर कोई जरूरत नहीं करेगा आने वाला प्रधानमंत्री या शासक जो है कि किसानों को चुनौती दे जी और संसद को गिरवी बना करके किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कानून पास कर ले, जी और करतल ध्वनि से पास कर ले, बहस न कराए। जी ये अब आगे नहीं होगा। ये किसान आंदोलन दिखाई दे रहा है। जी जी, शुक्रिया राय जी। धन्यवाद धन्यवाद।